नमस्ते। आज के न्यूज़ अबिकल के इस इंटरव्यू सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच इंटरव्यू देने के लिए मौजूद है करीमगंज ज़िले के एक छोटे से गांव से मीनाक्षी बारी, जिन्होंने हाल ही में एपीएससी का जो असम का जो सिविल सर्विसेज एक एग्ज़ाम होता है उसमें एएफएस के पद में उनका चयन हुआ है। तो आइए उनसे कुछ मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ पूछते हैं कि इनके जर्नी के बारे में कुछ बताने के लिए। सबसे पहले हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एपीएससी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। गुड इवनिंग, मेरा नाम मीनाक्षी है। मैं करीमगंज डिस्ट्रिक्ट के लोअरपुआ एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ और इस बार मैंने एपीएससी एएफएस में 8th रैंक लाया है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एपीएससी के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए आप। तो एपीएससी के बारे में मैं जैसे आप जानते हैं कि ये असम पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो इसमें हमारे यहाँ बड़े जो ऑफिसर पोस्ट है उसके लिए नियुक्ति होती है। बहुत सारे सर्विसेज होते हैं इसके अंडर में। और मैंने ये मुझे बहुत ही प्रभावित किया था जब मैंने लास्ट टाइम, मेरे एक दादा है, उन्होंने यूपीएससी क्वालिफाई किया था, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होके मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले एपीएससी करती हूँ, उसके बाद देखूँगी मैं आगे। तो उसकी वजह से मैंने एपीएससी का प्रिपरेशन करना शुरू किया। हमें ये बताइए कि आपने एज ए पर्सन एपीएससी ही क्यों आपने चुना और उसके पीछे का जो आपका जो ज़िंदगी का जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिला? तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे एक दादा है, उन्होंने यूपीएससी आईआरएस क्रैक किया था, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होके ही मैंने एपीएससी का सिलेक्शन किया और मैंने प्रिपरेशन शुरू की इसके लिए। मुझे था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ तो करना चाहती हूँ, तो उसकी वजह से मैं अगर किसी हाईएस्ट पोस्ट में जाती हूँ तो मैं अपने नीचे वर्ग के जो भी लोग हैं उनकी मदद कर सकती हूँ जितना हो सके मेरे से। मीनाक्षी जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि एक छात्र अगर यूपीएससी या फिर एपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता है तो सबसे पहले उसको क्या क्या करना पड़ेगा? तो अगर आप सेंटर या स्टेट जो भी सर्विसेज, जैसे आपने कहा यूपीएससी या एपीएससी, किसी के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो, तो अभी का जैसे टाइम बहुत ही एडवांस्ड हो चुका है, तो आप यूट्यूब से, इंटरनेट से पहले तो आप नॉर्मल जो बेसिक नॉलेज है वो गैदर करने की कोशिश करिए। आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए पहले, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स बुक्स पे चाहिए। और मैं ये बहुत ही ज़ोर देके बोलूँगी कि किसी भी सोर्स के लिए आप 2 से ज़्यादा बुक्स कभी भी यूज़ मत करिए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा बुक्स पढ़ेंगे आप उतने ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए 2 से ज़्यादा बुक्स मत यूज़ करिए। और ऊपर से ये है कि आप खुद को बहुत काम रखिए इस टाइम पे, क्योंकि आप कभी भी ऐसे हौच पौच होके बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट ट्राई करके कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आपको ये करना है कि आपको बहुत शांत रहना है और आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी है। जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, आपका ऑप्शनल हो या जनरल पेपर हो, आप उस पर ध्यान दीजिए और 2 से ज़्यादा बुक्स कभी भी यूज़ मत करिए। तो मीनाक्षी जी, हमें ये बताइए कि आपने जो ये एपीएससी जो सफलतापूर्वक जो आपने पास किया है, इसमें आपके मम्मी पापा का योगदान कितना ज़्यादा है? मेरे माँ बाप का योगदान, उसका मैं कोई लिमिट या कोई ऐसे दायरा नहीं बता सकती। मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि आपको अच्छा इंसान बनना है। पहली बात तो ये है कि आपको अच्छा इंसान बनना है, आपको समाज के लिए काम करना है। ऊपर से ये है कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है कि मेरे पापा 10th पास आउट है, मेरी मम्मा ने बस 8 पास आउट किया है, मेरी दी बीमार है, उसको एपिलेप्सी है, उसने भी बस क्लास 8 तक पढ़ा है। तो उन्होंने हमेशा ये चाहा है कि मैं आगे जाऊँ, मैं आगे जाके कुछ तो करूँ कि अपनी फैमिली का, अपने गांव का नाम आगे लाऊँ। तो मेरे माँ पापा का कंट्रीब्यूशन मैं लिमिट्स में नहीं बता सकती। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, वो अभी भी कर रहे हैं और आगे भी वो हमेशा अपना सपोर्ट मेरी तरफ रखेंगे। तो आपने ये जो एपीएससी का जो पढ़ाई किया है, या आपने किसी कोचिंग सेंटर से किया है या खुद से, यानी कि सेल्फ स्टडी की है आपने? मैं ये कहूँगी कि मैंने अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी ही की है। मैंने बहुत कम वक्त के लिए कोचिंग ज्वाइन किया था, बट कोचिंग मैं पूरा नहीं कर पाई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। तो उसकी वजह से लॉकडाउन का पीरियड और उसके बाद का भी पीरियड मैंने सेल्फ स्टडी में बहुत ज़्यादा दिया। मैंने इंटरनेट के सोर्सेस यूज़ किए, बहुत सारे वीडियोस, ट्यूटोरियल्स अवेलेबल है, तो उसको मैंने फॉलो किया और उसी तरीके से मैंने अपनी प्रिपरेशन करी है। एक हमारे जो समाज में जो कास्ट सिस्टम है, जैसे कि पिछड़ी जाति या फिर जनजाति वगैरह है, जनरल SC ST OBC वगैरह है, तो एक छात्र के हिसाब से
एक छात्र अपने कास्ट के हिसाब से कितनी बार ये एपीएससी एग्जाम मतलब अपने पूरे लाइफ? तो कास्ट प्रेफरेंस की बात, जैसे हमारे यहाँ 4 कास्ट है, तो उसके हिसाब से जैसे मैंने ओपन कैटेगरी से दिया है, जनरल थी मैं तो मैंने उसी कैटेगरी से दिया है, तो हमारे लिए है कि हम 38 उम्र तक ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। मेरी उम्र अभी विदिन 30 है, तो मेरे पास अभी भी ऑप्शंस है, बट मुझे लगता नहीं है ज़रूरत पड़ेगी। बट उसके अलावा जैसे ओबीसी है, उनको एससी एसटी को 5 साल का रिलैक्सेशन है। मतलब श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, तो शायद वो 43 ईयर्स तक वो एग्ज़ाम दे सकते हैं। और मीनाक्षी जी ये बताइए कि एपीएससी में जो आपने जो एएफएस का जो परीक्षा है वो जो आपने पास किया है, तो इसमें हमने देखा कि एएफएस भी होते हैं, एसीएस भी होते हैं, काफ़ी सारे विभाग रहते हैं ऐसे। तो यानी कि कोई स्टूडेंट अगर ये विभाग को अपने से चयन करता है, यानी कि फॉर्म फिलअप के टाइम पे चयन करता है, या फिर जो संस्था ये एपीएससी एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रही होती है वो ये विभाग को चयन करके, मतलब जिन्होंने पास आउट किया है उनको भी ये विभाग चयन करके दिया जाता है? प्रेफरेंस आप डालते हो जब आप प्री क्वालिफाई करते हो और जब आप मेंस के लिए जाते हो, तो आपको प्रेफरेंस मिलता है सर्विसेज का कि आपको एसीएस करना है, एपीएस करना है, एएफएस। इस बार जैसे 18 सर्विसेज थी लगभग, तो उसमें आपको एक एक करके, और ऊपर से आपको रिजर्वेशन भी देखना होता है कि आप किस कास्ट को बिलोंग करते हो, और अगर आपका उसमें रिजर्वेशन है। तो जैसे मैंने अपना प्रेफरेंस दिया था, मेरा पहला प्रेफरेंस था असम सिविल सर्विसेज, फिर असम पुलिस सर्विस, फिर मेरा प्रेफरेंस था असम फाइनेंशियल सर्विस। तो मुझे जैसे थर्ड वाला जो प्रेफरेंस है वो मिला। तो हाँ, ये है कि आपको जब फॉर्म भरना होता है तो आपको बहुत ध्यान से भरना होता है कि आपने जाके कौन सा सर्विस आपको करना है, और वो ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने हैं। टोटल मार्क्स जो आपका मेंस और इंटरव्यू जो मिला के होता है वो आपका रैंक और सर्विस डिफाइन करता है। तो आपका ये जो एपीएससी का जो सक्सेस है, इसमें आपके परिश्रम के अलावा आप किन किन को अपने इस सफलता के पीछे आप जोड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं कहूँगी हाँ, मैंने हार्डवर्क किया है बहुत ज़्यादा, बट उसके अलावा मेरे माँ बाप, उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। मेरी बहन, हालांकि वो बीमार है, बट स्टिल उसने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। फिर मेरे टीचर्स, जैसे हमारे करीमगंज कॉलेज के पीएन सर, उन्होंने मुझे हमेशा मतलब अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है। तिवारी सर, सुजीत तिवारी सर, उन्होंने भी हमेशा ये कहा है कि आप आगे जाओ। फिर मेरे जो खुद के दादा है, जो आईआरएस ऑफिसर है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे। जो भी रिसोर्सेज चाहिए थे वो भी मुझे प्रोवाइड किए हैं उन्होंने। और उसके बाद मैं कहूँगी कि हाँ, मतलब मैं अपने गांव वालों को भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि ऐसे है कि उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया है कि आप आगे जाओ उसके लिए। और फाइनली मैं भगवान को बोलूँगी कि उन्होंने मुझे उतना दिया है जितना मैंने मांगा भी नहीं था, उन्होंने मुझे ज़्यादा दिया है उनसे। तो एपीएससी एग्ज़ाम में जो स्टेप्स होते हैं हम जानना चाहेंगे, और हमारे दर्शक भी आशा करता हूँ कि जानना चाहेंगे कि इसमें आप थोड़ा सा विस्तार से रोशनी डालिए कि एपीएससी एग्ज़ाम्स में स्टेप्स क्या क्या होते हैं। एपीएससी एग्ज़ाम जो है उसके 3 लेवल्स है। जैसे पहला आपको प्री क्वालिफाई करना है। आप प्री क्वालिफाई हो गए तो आपको मेंस का फॉर्म भरना पड़ता है। आप उसमें अपने प्रेफरेंसेस डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा। तो आप मेंस का एग्ज़ाम देते हो। आपके हर साल जैसे ट्रेंड थोड़ा चेंज होता है कि आपका ऑप्शनल कभी होता है, कभी नहीं होता है, तो उसके हिसाब से आप अपने पेपर सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो आपको सिलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप जीएस पेपर्स देंगे, तो मेंस देंगे। मेंस में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं। तो एपीएससी एग्ज़ाम के 3 लेवल्स हैं, और ये है कि आपको एपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मतलब आप 60% के साथ 55% के साथ अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अलाउड हो कि आप एपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हो। बाकी आपको पोस्ट ग्रेजुएट नहीं चाहिए, कोई पीएचडी डिग्री नहीं चाहिए, आप ग्रेजुएट हो, आप एग्ज़ाम दे सकते हो। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने हमारे दर्शकों को बताया कि एपीएससी होता क्या है। एक स्टूडेंट, एक छात्र के हिसाब से अगर वो एपीएससी देना चाहते हैं तो वो क्या क्या कर सकते हैं। काफ़ी विस्तार से बताने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जैसा कि हम आज के इस इंटरव्यू सेशन के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए आपकी तरफ से कोई आखिरी मैसेज जो आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारे गांव से भी लोग निकल के एपीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकें, यूपीएससी एग्ज़ाम्स वगैरह दे सकें। मैसेज देना चाहूँगी कि जैसे हम बहुत ही छोटे जगह से आते हैं, हम पूरी तरह डेवलप भी नहीं है, हर चीज़ हमारे यहाँ एमिनिटीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, बहुत ही छोटे से गाँव से आते हैं। हमारे कंस्टिट्यूएंसी को अभी बहुत थोड़ा रिप्रेजेंटेशन मिलना शुरू हुआ है,
तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप देखिए, बस आगे जाने का एक ही मतलब रास्ता नहीं है कि आपको यूपीएससी या एपीएससी क्रैक करने की ज़रूरत है। आप हर फील्ड में आगे जा सकते हो, आप मेडिकल में जा सकते हो, आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। एक टीचर एक सोसाइटी का फाउंडेशन होता है। जो मेरे टीचर्स हैं जो इन्होंने मुझे KG1 में पढ़ाया वो मुझे आज भी याद है, क्योंकि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में, मैं जैसी हूँ उस पर। तो मैं यही कहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में हो आप अच्छे से काम करो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको APSC UPSC देना है, हालांकि बहुत अच्छी बात है ये, आप जाते हो, आप अगर रिप्रेजेंट करते हो अपनी जगह को तो आपके लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आगे जाते हैं। तो मैं APSC UPSC के लिए ये बात कहूँगी कि आप बहुत अच्छे से पढ़ो, आप ग्रेजुएशन करो। आप उसके ग्रेजुएशन से पहले भी आप हायर सेकेंडरी से आप कोशिश कर सकते हो कि आप नॉलेज जमा करो। नॉलेज जमा करने का कोई उम्र नहीं होता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो। अगर कोई हेल्प चाहिए आप हमें भी मुझे भी आप अप्रोच करो, मैं हूँ। और बाकी भी अगर कोई सोर्सेज की बात करें तो अभी दुनिया बहुत छोटी सी हो गई है कम्युनिकेशन डेवलप होने की वजह से, तो आप इंटरनेट यूट्यूब का यूज़ करो, बुक सोर्सेज यूज़ करो। हेल्प चाहिए आप हेल्प लो, बट आगे जाओ। तो आशा करता हूँ कि हमारे दर्शकों को आज का ये इंटरव्यू सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को APSC होता क्या है, APSC एग्ज़ाम देने के लिए आपको कौन कौन से पड़ाव पार करने होते हैं ये आपको शायद अच्छी तरीके से मालूम चल चुका होगा। और जैसा कि मीनाक्षी जी ने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि APSC के बारे में और कुछ जानना या फिर आप कहीं पे जाके आपको कुछ मदद की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि आप कभी भी उनकी सहायता ले सकती हैं। और आखिर में मैं आपका धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपनी कीमती वक्त में से हमारे स्टूडियो में आने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। और मिलते हैं अगले किसी इंटरव्यू सेशन में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।